हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कल मैंने आप सभी की संस्कृत विषय की रैपिड फायर सीरीज़ कराई थी जो आप सभी लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। इसीलिए आज जो मैं आपकी रैपिड फायर सीरीज़ लेकर के आई हूँ वो है आपका पेपर 2 यानी कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ये जो पेपर है आपका 50 नंबर का पेपर होगा। समय आपको इसमें मिलेगा 2 घंटे का, इस चीज़ को ध्यान रखना। और कोशिश करिएगा कि आपके जो भी सब्जेक्ट रहेंगे सभी सब्जेक्ट के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप कम से कम गलत करें, जिससे जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे उसमें एग्जामिनर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स देने का प्रयास करेंगे। ठीक है। दूसरी बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि देखिए रैपिड फायर सीरीज़ है यानी कि आपकी एक मैराथन क्लास, तो जाहिर सी बात है क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी, समय लग सकता है इसमें। इसलिए ये मत कहा करो कि क्लास जल्दी करवा दो या टाइम ज़्यादा लग रहा है। सीधी सी बात है, अगर मैं इस क्लास की केवल नोट्स पढ़ूंगी ना आपके शिक्षण अधिगम, बाल विकास या बाकी भी सब्जेक्ट के, तो जाहिर सी बात है 20, 25 या 35 मिनट में भी ये नोट्स कंप्लीट नहीं होंगे। राजन या पवन की सीरीज़ भी उठा लो, वो भी कंप्लीट नहीं होने वाली है 20 से 25 मिनट में। तो सीधी सी बात है क्लास में टाइम लगेगा, इसलिए ये क्लास आपकी चैनल पर पड़ी रहेंगी। आप जब चाहें तब इन्हें देख सकते हैं। स्पीड फास्ट करके देखिए, जो भी 1 घंटे की क्लास है वो आपकी आधा घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। छोड़ छोड़ के देखो, जैसे चाहो वैसे देखो, आपकी इच्छा है। ठीक है। एक क्लास को 2 बार 3 बार जैसे देखना है वैसे देखिए, पर ये चीज़ मान के चलिए 6 महीने का सिलेबस है, टाइम लगेगा। उम्मीद कर रही हूँ समझ गए होगी। कल जो बच्चे कह रहे थे उनकी चीज़ ये क्लियर हो गई होगी। वैसे भी हमारी क्लास बहुत बड़ी नहीं रहती है, हम बहुत शॉर्ट में आपको चीज़ें बता दें क्योंकि फालतू का आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि क्लास जाहिर सी बात है 6 महीने का सिलेबस है तो टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। शुरू करते हैं आपकी क्लास। शिक्षण पढ़ने जा रहे हैं तो शिक्षा से ही शुरू करेंगे। शिक्षा क्या होती है? तो शिक्षा का अर्थ है सीखना और सिखाना। शिक्षा का जो है शिक्ष धातु से है और शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाया तो हमारी शिक्षा बन गई। शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा में हम एजुकेशन शब्द का प्रयोग करते हैं और ये एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से लिया गया है। एजुकेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अंदर से आगे बढ़ना। आगे आते हैं शिक्षा की परिभाषा पर। तो सबसे पहली परिभाषा है महात्मा गांधी की। इन्होंने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क, आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। इनकी डेफिनेशन बहुत ईजी है याद करना, बस 3 पॉइंट याद कर लो। शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, जहाँ आपको आए शरीर, मस्तिष्क और आत्मा तीनों का सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास, कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। अगली डेफिनेशन है अरस्तु की। तो अरस्तु ने कहा है, अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, अगली है आपकी फर्स्ट यूनिट शिक्षण एवं संप्रेषण। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे शिक्षण के अर्थ से। शिक्षण का अर्थ, शिक्षण की परिभाषा, शिक्षण का उद्देश्य हर बार परीक्षा में पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए अच्छे से तैयार कर लेना। शिक्षण का अर्थ है सीख देना या फिर सिखाना या ज्ञान देना। ठीक है। यानी कि अर्थात एक ऐसी परिस्थिति जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान किया जाता है, शिक्षण कहलाता है। शाब्दिक अर्थ इसका क्या है? सिखाना। यह जो क्रिया है यह शिक्षक शिक्षार्थी की उपस्थिति में संपन्न होने वाली एक अंतःक्रिया है और इस अंतःक्रिया का माध्यम रहता है क्या? पाठ्य वस्तु। शिक्षण समझ में आ गया क्या होता है? सिखाना जो है वो है क्या है? शिक्षण है। और सीखना होता है अधिगम। आते हैं आपका आगे। शिक्षण के मुख्यतः 3 आयाम हैं। कौन कौन? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। 2 आपकी शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा और शिक्षक केंद्रित शिक्षा, जिसमें बाल केंद्रित में आपका बालक केंद्र रहता है, शिक्षक केंद्रित में शिक्षक केंद्र रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? तो अगला है आपका नोट पॉइंट। ध्यान रखिए इसको, इंपॉर्टेंट है नोट पॉइंट। नोट लिखा है तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षण द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका एडम्स का है। रॉस भी आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। अगला है शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, तो ये कथन कहा गया है जॉन ड्यूवी या जॉन डीवी के द्वारा। दोनों एक ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिए इसको। अब है शिक्षण की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। पहली परिभाषा है BF स्किनर की, देख पा रहे हैं हर बार आपकी परीक्षा में पूछी गई है। BF स्किनर ने कहा है कि शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है।
क्या कहा है BF स्किनर ने? शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। बस एक एक दो दो वर्ड्स इनके ध्यान रखना है जहाँ से आप पहचान पाएँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अगला है बर्टन की डेफिनेशन। बर्टन की बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी पूछी गई थी। इनके अनुसार जो शिक्षण है वो सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन और प्रोत्साहन का कार्य करता है। क्या क्या कार्य करता है? शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन और प्रोत्साहन का कार्य करता है। यानी कि सीखने के लिए हमें प्रेरित करेगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा, पथ प्रदर्शित करेगा और हमें प्रोत्साहित करेगा। अगली डेफिनेशन है क्लॉर्क के अनुसार। तो इन्होंने कहा है शिक्षण प्रक्रिया बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु निर्मित एवं प्रदर्शित की गई है। शिक्षण क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए प्रदर्शित की गई है। नेक्स्ट है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण की जो है वो दो प्रमुख विधियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है छात्र केंद्रित और दूसरी है शिक्षक केंद्रित। छात्र केंद्रित विधि में छात्र केंद्र बिंदु होते हैं और शिक्षक केंद्रित विधि में शिक्षक केंद्र बिंदु होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगला है टॉपिक आपका क्या? शिक्षक केंद्रित विधि। ये क्या होती है? तो ये सामान्यतः व्यापक होती है। यहाँ समान कठिन विषयों की व्याख्या की जाती है और छात्र समझने का प्रयास करते हैं। जो आपकी गुरुकुल प्रणाली थी या प्राचीन समय में जो शिक्षा होती थी वहाँ पर शिक्षक केंद्रित विधि ही चलती थी। शिक्षक केंद्र बिंदु होते थे, शिक्षक वहाँ पर व्याख्या करते थे और छात्र उस व्याख्या को समझते थे। अब क्या है? अब चल रही है छात्र केंद्रित विधि। इसमें क्या होता है? इस विधि के अंतर्गत छात्रों की रुचि, आवश्यकता, क्षमता को ध्यान में रखते हुए हम शिक्षण को प्रदान करते हैं। ठीक है, जो भी छात्र होंगे उनकी क्या रुचि है, क्या किस चीज़ की उनको आवश्यकता है, उनकी क्या क्या योग्यताएं, वैयक्तिक भिन्नता, इन सभी को ध्यान में रहते हुए हमें शिक्षण करना पड़ता है। इसी के अंतर्गत हम TLM वगैरह का यूज़ करते हैं जिससे क्या है बच्चों को रुचिकर बनाओ शिक्षण को, जिससे वो सीख सके ढंग से। उनको किन चीज़ों की आवश्यकता है वहाँ पर उन चीज़ों का प्रयोग करिए। कब चार्ट का यूज़ करना पड़ेगा, कहाँ पर उनको किस चीज़ का डायग्राम की आवश्यकता पड़े। साइंस पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। ठीक है, पुष्प के भाग, अब पुष्प के भाग पढ़ाना है हमें, बाह्य दल पुंज ये सब पढ़ा रहे हैं। अब वहाँ पर बच्चों को चित्र की आवश्यकता है कि चित्र हो तो बच्चे जल्दी समझ लेंगे। आप वहाँ एक्सप्लेन करते रहो ऐसे ऐसे हाथ दिला के तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। सही बात है ना? व्याख्या करते रहोगे क्या समझ में आएगा। इसलिए छात्रों की क्या आवश्यकता है, वहाँ पर चित्र की आवश्यकता है तो वहाँ पर वो चीज़ लेके आओ और समझाओ तो शिक्षण प्रभावी रहेगा। अगला है शिक्षण के उद्देश्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आए हैं आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, पहला या दूसरा क्वेश्चन ही मिलता था ये। तो क्या है शिक्षण के उद्देश्य? पहला उद्देश्य है कि बच्चों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। ये 4-5 पॉइंट है ना, इनको इस तरीके से दिमाग में बैठा लो कि जब भी कुछ आए शिक्षण के उद्देश्य या और उद्देश्य, यही सब आपको वहाँ पे लिख देने हैं। ठीक है, तो पहला है मानसिक शक्तियों का विकास करना, दूसरा आत्मविश्वास जागृत करना या आत्मानुभूति के योग्य बनाना, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना, उनको बाह्य वातावरण के प्रति समायोजन की जो क्षमता है उनमें प्रदान करना। ठीक है, उनका पथ प्रदर्शित करना, उनका मार्गदर्शन करना, ये भी आप लिख सकते हैं शिक्षण के उद्देश्य में। अगला क्या है? सृजनात्मक क्षमता का विकास करना, आत्माभिव्यक्ति का विकास करना, जिससे वो अपने अनुभव और विचारों को दूसरे के सामने आसानी से प्रस्तुत कर सकें, और स्वयं उचित निर्णय लेने के गुणों को विकसित करना। इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, ये अच्छा पॉइंट है, इसको आप 2-3 जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो शिक्षण को प्रभावित करने वाला पहला कारक है कक्षा का वातावरण, दूसरा छात्रों का मनोशारीरिक स्तर, उनका जो स्तर है शरीर का मन का दोनों ही स्तर उनके शिक्षण को प्रभावित कर सकते हैं, तीसरा है विषय वस्तु का स्वरूप एवं प्रकार, अगला है बाल केंद्रितता व शिक्षण प्रविधि, और नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता, और आपका अगला है शिक्षण क्रिया का नियोजन। ये सभी क्या है शिक्षण को प्रभावित करते। कक्षा का वातावरण भी प्रभावित करेगा, उनका बच्चों का शारीरिक मानसिक स्तर, अगर बच्चा नहीं है शरीर से स्वस्थ, आप लोग देखिए जब आपकी तबीयत खराब होती है उस टाइम क्या आप अच्छे से पढ़ाई कर पाते, नहीं कर पाते ना, तो सेम बच्चों के साथ भी है। ठीक है, ऐसे विषय वस्तु का स्वरूप और स्तर, विषय वस्तु कठिन है, मान लो कक्षा से बच्चा है 2nd क्लास का और आप विषय वस्तु लेके जा रहे हैं 4th क्लास की, क्या समझ में आएगा उसको? कुछ समझ में नहीं आना। तो विषय वस्तु का स्तर और प्रकार भी शिक्षण को प्रभावित करता है। सेम बाल केंद्रित और शिक्षण प्रविधियाँ जब आप पढ़ेंगे भी वहाँ पर और क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। व्यक्तिगत भिन्नता भी प्रभावित करती है और शिक्षण क्रिया का नियोजन भी या योजना भी जो आप बनाते हैं
वो भी शिक्षण को यहाँ प्रभावित करेगी। नेक्स्ट है आपका संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, प्रकार सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। संप्रेषण क्या होता है? तो संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में, जिसका अर्थ होता है कॉमन। ठीक है, कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों को, विचारों को साझा करता है और क्या करता है, सूचना का आदान प्रदान करता है। आप एक भाषा में बोल सकते हो कि सूचना का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। सूचना का आदान प्रदान ही संप्रेषण है, अर्थात संप्रेषण के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने भावों को और विचारों को, संदेशों को एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं। ठीक है, बुकर के अनुसार परिभाषा क्या है? संप्रेषण वह है जो किसी बात के अर्थ से परिचित कराता है, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक कोई संदेश ले जाता है। सेम वही डेफिनेशन है, यानी कि अपने संदेशों को दूसरे तक, यानी कि संदेशों या सूचनाओं का आदान प्रदान संप्रेषण है। ठीक है, कीथ डेविस ने क्या कहा है? संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। बात वही है, बस इनके याद रखना कि किसने क्या कहा है। संप्रेषण की आवश्यकता और महत्व क्या है? तो विचारों का स्थानांतरण के लिए इम्पॉर्टेंट है, शिक्षा के लिए ज़रूरी है, मनोरंजन के लिए ज़रूरी है, सामाजिक पारस्परिक प्रभाव के लिए ज़रूरी है। ठीक है, समाज में रह रहे हो तो संप्रेषण नहीं करोगे तो प्रभावशाली कैसे रहेगा वो, इसके लिए भी ज़रूरी है, और वैश्विक जानकारी के लिए भी संप्रेषण ज़रूरी है। संप्रेषण के तत्वों पर आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए संप्रेषण के तत्व। इसमें कौन कौन से तत्व हैं आपके? तो देखो, ग्राही, पहले यहाँ से चलते हैं, प्रेषक, संदेश, माध्यम और ग्राही, फिर प्रतिपुष्टि, ये आपके तत्व रहेंगे। आपके पूछे भी जाते हैं कि संप्रेषण के लिए कौन कौन आवश्यक हैं, तो प्रेषक, संदेश, ग्राही तीनों ही जरूरी हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या है? संप्रेषण के प्रकार। तो संप्रेषण आपका दो प्रकार का होता है, पहला होता है शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा होता है अशाब्दिक संप्रेषण। पूछा गया है प्रश्न 17 और 18 में। शाब्दिक संप्रेषण वह संप्रेषण है जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, और अशाब्दिक संप्रेषण वह संप्रेषण है जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। शाब्दिक आपका दो प्रकार से होता है, एक तो मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक यानी कि बोलकर, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ संप्रेषण इस वक्त, और लिखकर जैसे कि मैंने आपको नोट्स दे दिए, तो ये भी क्या है? लिखित संप्रेषण है। सीधी सी बात, समझ में आ गई ना? अब आते हैं अशाब्दिक संप्रेषण पे। तो अशाब्दिक संप्रेषण क्या होता है? वाणी संकेत, यानी कि बस आपने अपनी मुख मुद्रा से संकेत कोई कर दिया कि गुस्से में है ना, एकदम ऐसे आंखें दिखा देते हैं, जो आ जाएगा चक्षु संपर्क में, जो मम्मी करती हैं अक्सर। कुछ गलती कर दें बच्चे, चिल्लाती हैं ना, तो आंखें वहाँ दिखा देती। कभी बचपन में क्या होता था, सिर्फ मम्मी ने आंखें दिखाई, काम हो गया। टीचर भी ऐसे ही करते हैं ना, जब उधम कर रहे हो चिल्लाते हैं, साथ साथ आंखें भी दिखा देते हैं। कभी कभार ना चिल्ला रहे हो, आंखें दिखा रहे हो, तो वहाँ पर अशाब्दिक हो रहा है, यानी कि चक्षु संपर्क। ठीक है, आंखों से ही काम चल रहा है, तो वो अशाब्दिक संप्रेषण में आएगा। स्पर्श संपर्क, जो छू के आपके ज़्यादातर जो दिव्यांग लोग होते हैं, यानी कि नेत्र से नहीं दिखता है जिनको, वो यहाँ पर आएंगे। छू के जो ब्रेल लिपि वगैरह यूज़ करी जाती है उनके लिए, तो वो स्पर्श करके पढ़ते हैं वहाँ पर। मुख मुद्रा भी इसी में आती है। शाब्दिक संप्रेषण देखो, शाब्दिक संप्रेषण संचार में हमेशा दूसरों के सामने विचार भाव प्रकट करने के लिए भाषा या फिर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित। मौखिक में क्या है? मौखिक रूप से विचारों का आदान प्रदान और सूचना का आदान प्रदान करना, जैसे वार्तालाप हो गई, समूह चर्चा हो गई, वाद विवाद हो गया, ये सब इसी में आ जाएंगे। लिखित में क्या आएगा? इसमें लिखित रूप से विचारों और भावों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे कि कहानी लेखन हो गया, पत्र लेखन हो गया, निबंध लेखन हो गया। एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें हम जो भी संप्रेषण करें, कोशिश करें भाषा क्या हो, सरल व स्पष्ट हो, ताकि जो पढ़ेगा उसको समझ में आनी चाहिए। आगे आते हैं अशाब्दिक संप्रेषण पर। तो अशाब्दिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। ये संप्रेषण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श संपर्क, इसके माध्यम से व्यक्ति भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। कैसे? स्पर्श करके, स्पर्श के माध्यम से इसमें करेंगे। और दृष्टिहीन यानी कि जो दिव्यांग लोग हैं वो इसमें इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, वाणी संचार, तो इसमें इस संचार में विचारों व भावों की अभिव्यक्ति छोटे छोटे समूहों में आमने सामने रहकर वाणी के द्वारा की जाती है। जैसे चीख कर, खींच देते हैं ना, चीख कर हो जाएगा इसमें।
चक्षु संपर्क या मुख मुद्रा में आपका आ जाएगा चक्षु संपर्क या मुख मुद्रा के प्रदर्शन में संप्रेषण। इसमें क्या होता है, कक्ष में शिक्षक है ना, बच्चों को जब डांटना होता है कभी कभार आंखें दिखा देते हैं तो वो इसमें आ जाता है, ठीक है। या ऐसे क्रोधी अवस्था में मुंह बना दिया अपना तो वो इसमें आ जाएगा, ठीक है, तो वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। प्रसन्नता है तो स्माइल वगैरह कर देते हैं, वो भी इसमें आ जाता है, ठीक है। बधिरों एवं गूंगे व्यक्तियों के लिए यह संप्रेषण उपयोगी है। समझ में आ गई बात। ये जो है आपका चक्षु संपर्क और मुख मुद्रा, ये बधिरों यानी कि जिनको सुनाई नहीं देता, गूंगे जो बोल नहीं पाते हैं, वो इशारों में ही बात करते हैं ना, तो उनके लिए ये मुख मुद्रा चक्षु संपर्क जो संप्रेषण रहेगा बहुत उपयोगी रहेगा, ठीक है। इसमें क्या है, शिक्षक छात्रों की मनोस्थिति का अनुमान भी लगा लेते हैं, ये भी आपका है। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी तो मैं नहीं देख पा रही, आप लोगों ने अभी टीचिंग की होगी ना, सभी ने क्लास में पढ़ाने गए होंगे बच्चों को, तो वहाँ पर जब आप पढ़ा रहे तो कुछ बच्चे के चेहरे के एक्सप्रेशन बता देते हैं कि इनको चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ से शिक्षक को बच्चों की स्थिति का पता लग जाता है कि उनके मन में आखिर चल क्या रहा है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, शैक्षणिक संप्रेषण की बात करें तो शैक्षणिक संप्रेषण दो प्रकार का होता है। पहला है वैयक्तिक संप्रेषण और दूसरा सामूहिक। वैयक्तिक संप्रेषण का मतलब है व्यक्तिगत, एक व्यक्ति का, जैसे आपका ट्यूशन चलती है ना, एक टीचर एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और सामूहिक में आपका पूरी एक क्लास आ जाएगी, समूह, पूरा का पूरा एक समूह यहाँ पर आ जाएगा। व्यक्तिगत संप्रेषण क्या है, तो शिक्षक जब प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से शिक्षण देता है तो ये वैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है। इसके गुण क्या क्या हैं, यह मंद बुद्धि प्रखर बुद्धि दोनों ही बालकों के लिए उपयोगी है और व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर इसमें शिक्षा दी जाती है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि अलग वो पढ़ा रहे हैं टीचर तो अलग तरीके से उसको पढ़ाएंगे। समूह में हो सकता है बच्चा उतना नहीं सीख पाएगा जितना वो अलग से सीखेगा। सेम ऐसे ही बहुत ज़्यादा कोई प्रतिभाशाली बालक है तो वो भी समूह में क्या है, शिक्षक बाकी बच्चों को देखते हुए चलेगा ना, जो नॉर्मल है एवरेज बच्चे हैं तो प्रतिभाशाली पर भी उतना ध्यान नहीं देगा जितना उस प्रतिभाशाली बच्चे को हम अलग से अगर पढ़ाएं तो जितना उसको दे सकते हैं अलग से, यानी कि व्यक्तिगत संप्रेषण में जितना दे पाएंगे उतना सामूहिक में नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो ये इसके गुण हो गए किसके, व्यक्तिगत संप्रेषण के। अब इसके दोष की बात करें तो बालक के दृष्टिकोण को संकुचित बना देता है। क्यों, बच्चे कभी कभार ऐसी चीज़ें होती, कुछ चीज़ें ये होती ना कि बच्चे समूह में जल्दी सीखते हैं, तो सीधी बात है समूह नहीं मिल रहा, ग्रुप नहीं मिल रहा, बच्चा प्रेरित भी कम होगा वहाँ पर, तो यहाँ पर बच्चे का जो दृष्टिकोण रहेगा वो संकुचित हो जाएगा। प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रतिस्पर्धा, ये सब भावनाओं का विकास नहीं होगा बच्चे में। और अव्यवहारिक विधि, यहाँ पर ये एक जो है आपकी व्यक्ति संप्रेषण, ये एक अव्यवहारिक विधि भी है, तो ये इसके दोष हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं सामूहिक संप्रेषण पर। सामूहिक संप्रेषण का अभिप्राय कक्षा शिक्षण से है। इसमें शिक्षक कक्षा के सभी छात्रों को सामूहिक रूप से एक साथ शिक्षण देते हैं। इसके गुण क्या क्या हैं, तो सरल व व्यवहारिक विधि है, छात्रों में अनुकरण की भावना का विकास होता है, सरल व कम खर्चीली विधि है। दोष की बात करें, दोष इसके पूछे भी गए थे, तो विशिष्ट बालकों के लिए ये उत्तम नहीं है। अब जैसे ही बहुत ही मंद बुद्धि का छात्र है, कोई विशिष्ट बालक है, उसको सामूहिक संप्रेषण देंगे तो वो वहाँ पर बहुत कम सीख पाएगा, ठीक है। शिक्षक का बालकों से व्यक्तिगत संपर्क नहीं बन पाता है। समय सारणी के आधार पर शिक्षक व छात्र संकुचित दायरे में बन जाते हैं इसमें, ठीक है, तो ये इसके दोष रहेंगे। अगला है आपका प्रभावी संप्रेषण के क्या क्या तरीके हैं। तो प्रभावी संप्रेषण के लिए क्या है कि संप्रेषण आदेशात्मक ना होकर निर्देशात्मक होना चाहिए। कक्षा का वातावरण कठोरता एवं नीरसता से युक्त ना होकर सरलता, सहजता और इन सभी से परिपूर्ण होना चाहिए। प्रभावी संप्रेषण के लिए क्या है, कक्षा का वातावरण हम एकदम कठोर ना बना दें, ना ही नीरस बनाएं, कोशिश करें कि वो सरल हो और रसपूर्ण हो, सहज हो, रुचिपूर्ण हो बच्चों के लिए। अगला है प्रभावी संप्रेषण के लिए छात्रों की वैयक्तिक भिन्नताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रभावी संप्रेषण के लिए शिक्षण के उद्देश्य स्पष्ट एवं विशिष्ट होने चाहिए। अगला पॉइंट है प्रभावी संप्रेषण के लिए संप्रेषण एक तरफा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए आया भी था कि प्रभावी संप्रेषण होता है एक पक्षीय या फिर द्विपक्षीय, तो सीधी सी बात है संप्रेषण प्रभावी तभी होगा जब वो द्विपक्षीय होगा। आप बोलते रहोगे, सामने वाले की बात नहीं सुनोगे कि उसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पूछोगे नहीं, संप्रेषण प्रभावी कैसे होगा। तो संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण द्विपक्षीय प्रक्रिया है आपकी, ध्यान रखना इसको। अगला है संप्रेषण को प्रभावित
करने वाले कारक या इस संप्रेषण में कौन कौन से तत्व बाधा डाल सकते हैं वो बताइएगा। तो संप्रेषण माध्यम की कमियां संप्रेषण में बहुत अधिक बाधा डालती हैं। माध्यम अगर नहीं है तो संप्रेषण में ये बाधा सिद्ध करेगा। अगला, रुचि का अभाव संप्रेषण को प्रभावित करता है क्या? रुचि नहीं है वहाँ संप्रेषण अच्छा नहीं होगा। भाषा सरल व स्पष्ट नहीं होगी तब भी संप्रेषण क्या है? अच्छा नहीं होगा वहाँ पर। नेक्स्ट है, शोर में भी संप्रेषण क्या है? बेकार रहता है। आप पढ़ा रहे हो और वहाँ पर बहुत ऊधम चल रहा है, शादी हो रही किसी की, बैंड बज रहा है, संप्रेषण अच्छा होगा? नहीं होगा ना। तो शोर जो है वो भी बाधा डालता है संप्रेषण में। और तीसरा क्या है अगला आपका? वातावरण जनित परिस्थितियाँ जिससे संप्रेषण की प्रक्रिया क्रियान्वित होती है। यदि अनुकूल नहीं है तो संप्रेषण की प्रक्रिया प्रभावित होगी। नेक्स्ट आते हैं, संप्रेषण की कक्षा शिक्षण में क्या क्या उपयोगिताएं हैं। तो कक्षा अध्यापन में दोनों पक्षों को क्रियाशील रखने में संप्रेषण इम्पॉर्टेंट है। संप्रेषण भाषा के विकास के लिए सहयोगी है। छात्रों को पुनर्बल तथा प्रेरणा प्रदान करने के लिए संप्रेषण आवश्यक है। शाब्दिक तथा अशाब्दिक संप्रेषण अनुभवों को बढ़ावा देता है, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? कक्षा अध्यापन को सक्रिय और रुचिपूर्ण बनाने में भी ये सहयोग करता है। संप्रेषण साथ साथ फीडबैक देने में भी ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप 4 या 6 पॉइंट एक जैसे देख लीजिए और हर बार वही लगा देना। अब यहाँ से आपकी अगली यूनिट शुरू हो रही है। ये शायद यूनिट आपकी सेकेंड थी और इसका नाम है शिक्षण के सिद्धांत। सिद्धांत क्या है? शिक्षण के सिद्धांत से अभिप्राय है कि किसी भी विषय क्षेत्र या प्रक्रिया के क्षेत्र में सुव्यवस्थित एवं निश्चित क्रम में विचारों को इस प्रकार से आयोजित करना कि वह सभी के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित हो सकें। सिद्धांत हैं क्या? कि एक निश्चित या सुव्यवस्थित क्रम में विचारों को प्रस्तुत करना या आयोजित करना जिससे वो सभी के सामने एक स्पष्ट तरीके से आ सकें। शिक्षण सिद्धांत की बात करते हैं, ये क्या होते हैं पूछे गए आपसे। तो शिक्षण के कार्य में सरसता, सरलता, रोचकता और प्रभावशीलता लाने के लिए जिन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का हम प्रयोग करते हैं वो कहलाते हैं शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण में सरसता, सरलता, रोचकता और प्रभावशीलता, ये तीनों चीज़ें लाने के लिए हम जिन सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं वो कहलाते हैं शिक्षण के सिद्धांत। इन पर आधारित शिक्षण प्रक्रिया अधिक रोचक और प्रभावपूर्ण होती है और छात्र कक्षा में सक्रिय होकर ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ठीक है, कुछ वैज्ञानिकों ने इन सिद्धांतों को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। क्या क्या किया है? ब्रूनर ने कहा है कि शिक्षण सिद्धांत उपचारात्मक होते हैं। उपचारात्मक चीज़ से समझ में आ रहे हैं? उपचारात्मक शिक्षण आपके में है भी, वहाँ पर इस चीज़ को और क्लियर करूँगी मैं। उपचारात्मक का मतलब है कि जो हमने बच्चों को ज्ञान दिया उनको कहीं कमी रह गई तो उसको दूर करना, उसका उपचार कर देना। ठीक है, टेवर्स ने क्या कहा है? शिक्षण सिद्धांत बहुत से तर्क वाक्यों का एक समूह होता है। कार्यलिंगर ने कहा है शिक्षण सिद्धांत शिक्षण प्रत्यय को क्रमबद्ध तरीके से क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, टेवर्स ने क्या कहा है? शिक्षण सिद्धांत बहुत से तर्क या वाक्यों का एक समूह है। और लिंगर ने कहा है कि शिक्षण सिद्धांत शिक्षण प्रत्यय को एक क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए गए। दोनों का सेम ही मतलब है, यहाँ पर तर्कपूर्ण वाक्य का समूह है और यहाँ पर शिक्षण प्रत्ययों का एक क्रमबद्ध समूह है। शिक्षण सिद्धांतों की क्या आवश्यकता है, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी है? तो शिक्षण सिद्धांत शिक्षण को समझने, पूर्वानुमान करने और नियंत्रण करने के लिए आवश्यक हैं। दूसरी बात जो इनकी डेफिनेशन में ही पड़ी थी, सरलता, रोचकता बनाने के लिए, यानी कि शिक्षण सिद्धांत शिक्षण को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए आवश्यक हैं। तीसरा पॉइंट है, शिक्षण सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान तथा प्रयोग हेतु नए आयाम को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, शिक्षण सिद्धांत का मेन काम यही है। इस मतलब अगर हम एक पॉइंट में कहें तो शिक्षण सिद्धांत का मतलब है कि जो शिक्षण रहेगा वो सरल रहे, रोचक रहे और प्रभावशाली रहे। इन सब के लिए जो सिद्धांत प्रयोग किए हैं वही हैं शिक्षण के सिद्धांत। अब यहाँ पर प्रमुख शिक्षण सिद्धांत देख लीजिए कि शिक्षण के मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछे गए हैं उल्टे सीधे नाम करके। शिक्षण का पहला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, सेकेंड प्रेरणा का सिद्धांत, थर्ड रुचि का सिद्धांत, फोर्थ नियोजन का सिद्धांत, थर्ड है निश्चित उद्देश्य का फिफ्थ है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, सिक्स चयन का सिद्धांत, सेवन्थ व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, एट्थ है आवृत्ति का सिद्धांत, नाइन्थ है लोकतांत्रिक सिद्धांत, टेंथ है निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत और 11 है आपका विभाजन का सिद्धांत। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले कि कौन से सिद्धांत पर? क्रियाशीलता के सिद्धांत पर। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है और एक क्या दो से 3 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा।
2 से 3 या 4 भी पहुंच सकते हो, ठीक है। वेरी शॉर्ट में भी क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट में भी आएगा, एमसीक्यू में भी आएगा, ठीक। सीधे सीधे 4 नंबर हो गए, यहाँ से तैयार कर लो अच्छे से। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है, इस पूरे यूनिट से आपको 4 से 5 नंबर मिल जाएंगे, पूरी यूनिट से अगर हम बात करें तो। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है, तो इसका अर्थ होता है करके सीखना, ये इसका मेन अर्थ है। ये सिद्धांत ये कहता है कि बच्चा जितना करेगा, खुद से करेगा, सक्रिय रहेगा और वहाँ पर उस चीज़ को जल्दी सीखेगा और वो चीज़ उसके लिए स्थायी बनी रहेगी। तो इसमें सीखने वाले का यानी कि अर्थात छात्रों का सक्रिय रहना आवश्यक है। इसके अंतर्गत छात्र स्वयं से ही क्रियाशील होते हैं, जिसमें छात्रों की आंतरिक शक्तियाँ शामिल रहती हैं जो छात्रों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यह सिद्धांत बताता है कि यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने का अवसर दिया जाए तो छात्र का ज्ञान अधिक स्थायी होगा। यहाँ से लेके इस चीज़ को ध्यान रखना। और पहला पॉइंट आपका ये कि ये जो सिद्धांत क्या करता है, करके सीखने पर बल देता है। छात्र स्वयं करके सीखेंगे, खुद क्रिया करके सीखेंगे तो वहाँ पर वो सक्रिय रहेंगे, उससे जो भी ज्ञान उनको प्राप्त होगा वो उनके लिए स्थायी रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या सिद्धांत है, अगला है आपका फ्रॉवेल ने इस सिद्धांत के बारे में कहा है कि बालक कार्य करके ही सीखते हैं और क्रिया के द्वारा सीखना स्थायी ज्ञान है। ये फ्रॉवेल की डेफिनेशन है, इस पर मैं हाईलाइट कर देती हूँ। अगला है प्रेरणा का सिद्धांत। देख पा रहे हो कितनी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये भी। 17, 18, 22 तीनों ही में ईयर में आया है ये। क्या है प्रेरणा का सिद्धांत? प्रेरणा का सिद्धांत कहता है कि प्रेरणा किसी भी कार्य को करने में महत्वपूर्ण स्थान रखती है तथा इसे सीखने का सख्त आधार माना जाता है। प्रेरणा वह प्रक्रिया है जो समस्त प्रकार के अधिगम शिक्षण को प्रारंभ करती है और उसको जारी रखती तथा उसको पूरा करती है। प्रेरणा क्या है? प्रेरणा वह प्रक्रिया है जो अधिगम को या समस्त अधिगम प्रक्रिया को शुरू करती है, उसको जारी रखती है और पूरा करती है। इस सिद्धांत के अंतर्गत प्रेरक तत्वों के द्वारा अधिगम को रुचिकर और प्रभावी बनाया जाता है। इसमें छात्र को प्रेरित कर देते हैं जिससे वह क्रियाशील हो जाता है और अगर वो क्रियाशील हो गया तो सीधी सी बात है उस चीज़ को सीखने के लिए तत्पर हो जाएगा और सीखने के लिए तत्पर हो गया तो उस चीज़ को आसानी से यानी कि तीव्र गति से सीख लेगा। तो इस सिद्धांत में यानी कि प्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है? प्रेरणा का सिद्धांत ये कहता है कि इसमें छात्रों को प्रेरित कर दो और प्रेरित करने के बाद छात्र क्या है, क्रियाशील हो जाएंगे और क्रियाशील होने के बाद जो उनकी शिक्षण या सीखने की प्रक्रिया रहेगी वो तीव्र गति से चलती रहेगी। ये है प्रेरणा का सिद्धांत। केली महोदय ने कहा है, उनका विचार था कि शिक्षण में अभिप्रेरणा किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित रहनी चाहिए। जाहिर सी बात है, हम लोग भी हैं, अगर हम लोग कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिलता रहता है ना तो हम लोग पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं, सीखने के लिए तैयार रहते हैं। सेम बच्चों के साथ भी है, उन्हें बीच बीच में आप मोटिवेट करते रहोगे तो क्या है, वो अच्छे से उस चीज़ को सीखेंगे, तत्पर रहेंगे उस चीज़ को सीखने के लिए हमेशा। प्रेरणा के तरीके, तो प्रेरणा आपकी दो प्रकार से होती है, एक तो शाब्दिक और दूसरी अशाब्दिक। शाब्दिक में आप क्या है, शाबाश, उत्तम, इस प्रकार के शब्दों का, अति उत्तम, वाह, वेरी गुड, वेल डन, ये सब शाब्दिक आ जाएंगे, शब्दों का प्रयोग करो। और अशाब्दिक में दंड हो गया, पुरस्कार हो गया, ये भी प्रेरणा है, अशाब्दिक प्रेरणा है, सॉरी हाँ प्रेरणा है, ठीक है। अगला है रुचि का सिद्धांत। तो रुचि का सिद्धांत क्या कहता है कि सीखने में रुचि का भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अधिकतर छात्र उसी कार्य को करना पसंद करते हैं जिसमें उनकी रुचि होती है। जैसे आप लोग हैं, आप लोग का कोई एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता होगा, आपको बहुत प्रिय होगा, तो आप ज़्यादातर टाइम उसी सब्जेक्ट को पढ़ते रहते होंगे कि नहीं। 10th 12th में भी यही किया होगा, जो सब्जेक्ट अच्छा लगता होगा सिर्फ उसी पर ध्यान देते हैं। क्या मतलब है वहाँ पर? ये रुचि का सिद्धांत है, जो जिस चीज़ में उनकी रुचि होती है, जो उनको प्रिय लगता है, उस पर ही बार बार पढ़ते रहते हैं, उसी काम को करना पसंद करते हैं। तो वही रुचि का सिद्धांत है। अतः शिक्षक को क्या करना है? अब शिक्षक को क्या करना है कि जिस विषय में रुचि नहीं है उसमें ही बच्चे की रुचि उत्पन्न करो, जिससे बच्चा उस सब्जेक्ट को भी या उस विषय को या उस विषय वस्तु को पढ़ने का भी प्रयास करेगा। तो शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की रुचि बनाए रखना है। विभिन्न उपकरण का प्रयोग करके, कैसे भी करो, TLM का प्रयोग करो, कुछ भी यूज़ करो, इधर उधर से चार्ट पेपर लेके आओ, मॉडल लेके आओ, कुछ भी करो, पर उपकरण बनाओ, बच्चों की वहाँ रुचि उत्पन्न करो, जिससे क्या है, बच्चे उस चीज़ पर ध्यान देंगे, ठीक है। छात्र द्वारा रुचि न लिए जाने की स्थिति में सफल शिक्षण संपन्न नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। सफल शिक्षण करना है, प्रभावी शिक्षण करना है तो बच्चों की हमें रुचि उत्पन्न करनी होगी।
नेक्स्ट है नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत क्या कहता है? शिक्षण प्रक्रिया में प्रभावशाली शिक्षण वही है जो एक योजना, नियोजन का मतलब ही क्या है? प्लानिंग, एक प्लान बनाकर अगर आप शिक्षण करेंगे तभी वो प्रभावशाली होता है। अभी आप लोगों ने इंटर्नशिप करी होगी ना, सभी ने एक प्लान बनाकर लेके जाते थे कि ये पढ़ाना है, ये ऐसे पढ़ाना है, ये चीज़ ऐसे करनी है। वही क्या है आपका? नियोजन है, योजना है। तो शिक्षण प्रक्रिया तभी प्रभावशाली होती है जब हम उसकी योजना बनाकर वहाँ पर करते हैं। शिक्षक को किसी भी पाठ को पढ़ाने से पूर्व छात्रों की आयु स्तर क्या पढ़ाना है इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। पढ़ाने जा रहे हैं 3rd क्लास के बच्चों को और चीज़ लेके जा रहे हैं 1st या 2nd की या फिर 5th या 6th की, गलत बात है ना। तो जिस स्तर का या जिस आयु का बच्चा है वो चीज़ हमें उस क्लास की चीज़ें लेकर के जानी है। रूपरेखा पहले से बनानी है, कौन कौन सी शिक्षण विधि वहाँ पर प्रयोग करनी है, कौन कौन सा TLM यूज़ करना पड़ेगा। अब मान लो पढ़ाना है हमें साइंस, TLM लेके चले गए मैथ्स का, ठीक है, तो ये चीज़ें भी वहाँ पर प्रभावी संप्रेषण या प्रभावी शिक्षण तब नहीं होगा। शिक्षण के समय शिक्षक किसी भी पाठ योजना में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर सकता है, ये शिक्षक के ऊपर है। मान लो आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं, बच्चों को चीज़ वहाँ समझ नहीं आ रही, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उस चीज़ में बदलाव तुरंत से तुरंत वहाँ पर आवश्यकता जैसी पड़ रही है वैसे ही बदलाव कर दीजिएगा, जिससे उसकी योजना क्या है? लचीली बनी रहेगी। इस सिद्धांत का संबंध सीधे शिक्षक से है, अतः स्पष्ट हो जाता है कि बिना नियोजन के शिक्षण संभव नहीं है। ठीक है, ये पूरा का पूरा शिक्षक पे डिपेंड करेगा, इसलिए कोशिश करनी है कि आप पूरी की प्लानिंग करके ही जाएं और उसी तरीके से उसको पढ़ाएं, तभी क्या है? एक प्रभावी शिक्षण वहाँ पर प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी। नेक्स्ट है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। तो निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या कहता है? अधिगम व शिक्षण दोनों ही उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। जब तक सिखाने या शिक्षण की क्रिया में कोई निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य नहीं होगा तब तक वह क्रिया प्रभावी नहीं होगी। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत कहता है कि अधिगम यानी कि सीखना और सिखाना दोनों ही उद्देश्यपूर्ण प्रक्रियाएं। जब तक हमें सीखने का और सिखाने का दोनों का ही उद्देश्य या लक्ष्य पता नहीं है तब तक जो शिक्षण है वो प्रभावशाली नहीं होगा। इसलिए बच्चों को भी उस सीखने का उद्देश्य पता होना चाहिए, शिक्षक को भी सिखाने का उद्देश्य पता होना चाहिए कि क्यों सिखा रहे हैं, क्या लक्ष्य है हमारा, तभी शिक्षण जो है वो प्रभावशाली हो पाएगा। क्या कहा गया है? उद्देश्यों का पहले से ज्ञान होने से शिक्षण स्पष्ट, रोचक और प्रभावशाली बनता है। छात्रों को उद्देश्य की जानकारी होने से वे पढ़ने में रुचि भी लेते हैं। ये आपका निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। अगला है चयन और चुनाव का सिद्धांत, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन भी बोलते हैं। इस सिद्धांत का संबंध विषय वस्तु से है, ठीक है, विषय वस्तु को चयन करने से है। यह सिद्धांत बताता है कि शिक्षक को अपनी पाठ्य वस्तु और विषय वस्तु को कई भागों में बांट लेना चाहिए और उसके बाद शिक्षक को चयन करना चाहिए कि किस स्तर पर कितना पढ़ाया जाए और कौन सा भाग पहले पढ़ाना है, कौन सा बाद में पढ़ाना है। जैसा कि हर टीचर करते हैं, आपकी बुक है, बुक भी इसी तरीके से आती है कि वो टॉपिक इसी तरह डिवाइड करते हैं कि पहले ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो। अब मान लो कोई टफ टॉपिक है, वही हमने फर्स्ट यूनिट में डाल दिया, तो फिर शिक्षण क्या होगा? बेकार हो जाएगा। तो शिक्षक को इसमें क्या करना है? आपका चयन के सिद्धांत में पहले अपनी पाठ्य वस्तु को कई भागों में डिवाइड कर ले, उसके बाद वो चयन करे कि कौन सी विषय वस्तु या कौन सा पार्ट सबसे पहले पढ़ाना है और कितने समय में पढ़ाना है। ठीक है, जैसा कि हम लोग भी करते हैं, हमें पता है मैराथन क्लास इतनी बड़ी होगी तो हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, वही बात हो गई, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाना है वो पता है। तो यही चीज़ें आपकी चयन या चुनाव के सिद्धांत में आ जाएंगी। रायबर्ड ने कहा हुआ है, इनकी डेफिनेशन याद करना। इन्होंने क्या कहा है? शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता निर्भर करती है। इन्होंने क्या कहा है? शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर ही उसके कार्य की सफलता डिपेंड करेगी। आते हैं अगला क्या है? वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत का संबंध सीधे छात्रों से है। यह सिद्धांत बताता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग अलग होता है, उसमें अलग अलग गुण पाए जाते हैं और ठीक इसी प्रकार से जो छात्र हैं उनमें भी क्या है? गुण समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं। एक क्लास में अगर 4 बच्चे बैठे हैं तो उन चारों बच्चों में क्या है? अलग अलग गुण पाए जाए हैं। कोई बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं प्रतिभाशाली है, कोई आपका नहीं है उतना, कोई एवरेज स्टूडेंट है, तो सभी में अलग अलग हैं। उनके कार्यों में समानता नहीं होती, उनके गुणों में समानता नहीं होती, उनके बुद्धि के स्तर में समानता नहीं होती है। इसलिए शिक्षक को क्या करना है? शिक्षक को शिक्षण करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे शिक्षण प्रभावी बन सके। क्या है? वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। कुल मिला के व्यक्ति भिन्नता के सिद्धांत में आप याद रखो कि क्या है
कि बच्चों के यानी कि छात्रों के व्यक्तिगत स्तर को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा क्लास में भी अलग अलग स्तर का बच्चा होता है, अलग अलग आवश्यकता के बच्चे होते हैं, अलग अलग रुचि वाले बच्चे होते हैं। तो उनकी उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षण कार्य करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का मतलब क्या है? रिपीटेशन, यानी कि बच्चों को एक चीज़ पढ़ा दी, एक विषय वस्तु पढ़ा दी, तो उसका बार बार क्या करो? रिपीट करते रहो, उसको समझाते रहो। जब आवश्यकता पड़ रही है जहाँ पर, वहीं पर जितनी बार आवश्यकता पड़ रही है सिर्फ उतनी बार। अगर 2 बार रिपीट करने से काम चल रहा है, 2 बार करो, 4 बार, इस तरीके से। तो ये क्या है? आवृत्ति का सिद्धांत। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आवृत्ति सिद्धांत भी अपना अलग महत्व रखता है। शिक्षण को छात्रों को किसी भी विषय वस्तु या पाठ को पढ़ाने के बाद जरूरी भागों को दोहराने का अभ्यास कराना चाहिए। आवृत्ति द्वारा पर्याप्त ज्ञान जो है स्थायी हो जाता है। हम बच्चों को होमवर्क दे के भी आवृत्ति करा सकते हैं। इससे बच्चों को क्या है? टेबल याद कराते हैं ना, 2 की टेबल याद करा दी, 5 से 6 बार लिखवा के देख ली या 10 टाइम्स लिखवा के देख ली, उसके बाद होमवर्क में भी वही दे दिया। तो आवृत्ति यानी कि बार बार रिपीट करने से क्या होगा? वो ज्ञान स्थायी हो जाएगा। ठीक है। गृह और स्थायी एवं करा कैसे सकते हैं? तो गृह कार्य देकर, छात्रों को पाठ को दोहराने को बोलकर, मासिक परीक्षा यूनिट टेस्ट भी ले सकते हो। ठीक है, मंथली टेस्ट भी ले सकते हो। इस प्रकार से भी आवृत्ति के ये तरीके हैं। इससे क्या होता है? बच्चे जो कठिन चीज़ें हैं उनको आसानी से सीख पाएंगे और बहुत लंबे समय तक उनको ये चीज़ें याद रहेंगी। तो आपका शॉर्ट में अगर बोलें तो आवृत्ति का सिद्धांत क्या कहता है कि जितना भी हो सके जो भी विषय वस्तु या जो भी ज़रूरी पार्ट है उसको टाइम पर दोहरवाते रहो। और कैसे दोहरवा सकते हो? तो आप उन्हें होमवर्क दे दीजिए या फिर उनका टेस्ट लेते रहिए टाइम पर। इससे क्या है? बच्चे रिवीजन करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे और वही चीज़ उन्हें काफ़ी लंबे समय तक याद बनी रहेगी। अगला है लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। तो लोकतंत्रीय व्यवहार के सिद्धांत का मूल उद्देश्य है समानता और सहभागिता। कि बच्चों में क्या है? बच्चे सहभाग करते हुए सहयोग की भावना भी उनमें विकसित करनी। लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र में लोगों का तंत्र है ना। लोकतंत्र तो सीधी सी बात है, यानी कि समाज में किस तरीके से रहना है, कैसे सहयोग करना है, ये भावना भी बच्चे में विकसित होती रहे। यही है आपका लोकतंत्र का सिद्धांत। इसमें क्या है? किसी भी कक्षा में विभिन्न स्तर के छात्र पाए जाते हैं, इसलिए शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों के प्रति समान व्यवहार करे। कोई बच्चा, जैसे हर एक अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, तो भेदभाव ना करे टीचर। ठीक है, समान व्यवहार करे, हर एक तरीके से पढ़ाए। बच्चों की सहभागिता, जैसे वो कोई भी शिक्षण कार्य कर रहा है, कोई ग्रुप बना दिया, शिक्षक भी उसमें सहभाग करे और छात्र भी सहभाग करें और सभी छात्र सहभाग करें। ठीक है, जिससे क्या होगा? बच्चों में सहयोग की भावना पनपती रहेगी। अगला है निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में शिक्षण कार्य बच्चों के साथ मिलकर तथा उन्हें व्यस्त रखकर किया जाता है। उनके द्वारा विभिन्न क्रियाएं, जैसे मनोरंजन हो गया, नाटक हो गया, ये सब कराते हैं। मनोरंजन का है ना, मनोरंजन में आप नाटक करा सकते हो, वाद विवाद करा सकते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के द्वारा स्वतः अध्ययन, चिंतन, मनन का विकास होता है और मेन क्या है? बच्चों में सृजनात्मक क्रियाएं विकसित होने लगती हैं इस सिद्धांत से। इस सिद्धांत का प्रयोग करने से विषय वस्तु रुचिकर होती है और छात्रों और शिक्षक के मध्य में अंतःक्रिया के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते रहते हैं। अगला है विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत क्या है? जो जटिल कार्यक्रम या जटिल विषय वस्तु होती है उसको विभाजित करके या तोड़ के पढ़ा सकते हैं, जिससे शिक्षण क्रिया क्या है? आसान रहेगी। यह सिद्धांत शिक्षण को विभिन्न चरणों में बांट देता है, जिससे अध्ययन अध्यापन दोनों ही क्रियाएं आसानी और सरलता से संपन्न हो जाती हैं। ठीक है, अगला है शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत कौन सा है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत, आगमन विधि का सिद्धांत या फिर उपर्युक्त सभी। बताओ कौन सा आपका मूलभूत सिद्धांत है? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो शिक्षण का जो आपका मूलभूत सिद्धांत है वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, करके सीखना क्रियाशीलता का मुख्य आधार होता है। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, इसमें बच्चे स्वतः प्रेरित रहते हैं और खुद काम करके सीखते हैं, जिससे ज्ञान उनका स्थायी बना रहता है। अगला पॉइंट है प्रोजेक्ट, डाल्टन, मांटेसरी, किंडरगार्टन आदि जो विधियां हैं ये क्रियाशीलता के सिद्धांत पर ही आधारित हैं। और अगला पॉइंट है पाठ्य वस्तु में एकाग्रता रुचि के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, बच्चे एकाग्र तब रहेंगे जब उनकी रुचि वहाँ पर उत्पन्न रहेगी उस विषय वस्तु में। इसलिए शिक्षक का काम है कि बच्चों की रुचि उत्पन्न वो टाइम पर करता रहे, ताकि बच्चे रुचि लें और पढ़ते रहें, जो उनका फिर शिक्षण होगा वो प्रभावी बना रहेगा। नेक्स्ट है लोकतंत्र का मूल भाव समानता और सहभागिता का है। ठीक है,
अगली जो है आपकी यूनिट, ये आपकी इकाई आपकी थर्ड है यूनिट। नेक्स्ट आपकी थर्ड यूनिट यहाँ से शुरू हो रही है, शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सूत्र में जिसमें आपने मूर्त से अमूर्त ये सब पढ़े होंगे, ज्ञात से अज्ञात हो गया, विशिष्ट से सामान्य हो गया, तो वही हैं आपके शिक्षण सूत्र। क्या हैंगे? शिक्षण कब प्रारंभ करें, कैसे प्रारंभ करें, बच्चों का ध्यान कैसे आकर्षित करें, शिक्षण सामग्री का प्रयोग कब और कहाँ कैसे करना चाहिए, इन सभी कठिनाइयों का समाधान करने के लिए मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अनुभव और विचारों से कुछ सूत्र दिए हुए हैं, वही कहलाते हैं शिक्षण सूत्र। क्या क्या हैं? शिक्षण सूत्र शिक्षण प्रक्रिया में विशेष विधियों का ज्ञान कराते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षण करके शिक्षक अपने छात्रों की उपलब्धि एवं गुणात्मक सुधार कर सकते हैं। ठीक है क्या मेन मतलब कि शिक्षण कब करना है, कैसे उसको हम बच्चों को आकर्षित कर पाएँ, कौन सी विधि कहाँ प्रयोग करनी है, कैसे क्या करना है, किसका यूज़ करें, ये सब बताएंगे आपको शिक्षण सूत्र। कैसे बताएंगे? सबसे पहले टी रेमंड की डेफिनेशन देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, टी रेमंड की पूछी गई है। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन के करते हैं, जिससे सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। ठीक है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। किसकी? टी रेमंड की डेफिनेशन है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्या परिभाषा है कि सूत्र एक आम सच्चाई है जो विज्ञान एवं अनुभव से ली जाती हैं। ये सूत्र शिक्षक को सुचारू रूप से शिक्षण में सहायता करते हैं, विशेष रूप से प्रारंभिक कक्षाओं में पठन पाठन की क्रिया को आसान करते हैं, क्योंकि ये सभी सूत्र छात्र को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा है इसकी, देखिए आप पहचान जाओगे किसकी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की है। बढ़ते हैं आपके शिक्षण सूत्रों की तरफ। तो प्रमुख शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन आपसे 4-5 बार पूछा गया है कि नहीं 2 शिक्षण सूत्रों का उल्लेख करो, तो कोई से भी 2 शिक्षण सूत्र का वहाँ पर आपको उल्लेख कर देना है। तो पहला शिक्षण सूत्र क्या है? सरल से, अच्छा इनका क्रम आपसे बहुत पूछा जाता है, इनका जो सही क्रम है वो क्या है? सरल से जटिल की ओर, जटिल से सरल की ओर भी चलता है, वहाँ पर हम उपयोग जैसी आवश्यकता पड़ेगी वो कर देंगे, पर जो क्रम है इसका वो क्या है? सरल से जटिल की ओर, ये सही है। अगला क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, जिसको मूर्त से अमूर्त भी बोलते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण से अंश की ओर, जो गेस्टोल मनोविज्ञान पर आधारित है। फिर है आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क की ओर, और अनुभव से युक्त संगत की ओर। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। पहला है सरल से जटिल की ओर, दूसरा ज्ञात से अज्ञात की ओर, तीसरा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, चौथा पूर्ण से अंश की ओर, पांचवा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, छठा है अनिश्चित से निश्चित की ओर, सातवां है विशिष्ट से सामान्य की ओर, आठवां है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, नवा है मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क की ओर, और 10वां है आपका अनुभव से युक्त संगत की ओर। ऊपर के जो 8 हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ध्यान रखना उनको। पहले शिक्षण सूत्र पर आते हैं, सरल से जटिल की ओर जो शिक्षण सूत्र है वो क्या कहता है? इस सूत्र से तात्पर्य है कि छात्रों को पहले सरल चीज़ सिखाई जाए, बाद में जटिल चीज़। ठीक है, जिससे विषय वस्तु के प्रति उनकी रुचि और ध्यान उनका लगा रहेगा। यह सूत्र बाल विकास पर निर्भर है, क्योंकि जैसे जैसे छात्र का मानसिक विकास होता है वैसे वैसे वह कठिन वस्तुओं को समझता जाता है। समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल, पहले हासिल वाले जो नहीं सिखाते हैं ना, पहले सबसे पहले बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं? गिनती सिखाते हैं। ठीक है, अगर बच्चों को हमें जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाना है तो सबसे पहले उनको पूर्व में छात्रों को गिनती व साधारण जोड़ घटाव सिखाओ, उसके बाद किस पर आओ? हासिल वाले पे। ये कहता है कौन सा? सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र। पहले सरल चीज़ों का ज्ञान कराइए, फिर जटिल का, ये है सरल से जटिल की ओर। ज्ञात से अज्ञात का सूत्र कहता है कि पहले क्या करो, जो चीज़ें उनको ज्ञात हैं, यानी कि जो उनके पूर्व अनुभव से जुड़ी हुई हैं, तो उनके पूर्व ज्ञान को जांचकर उसी के आधार पर हम नया ज्ञान प्राप्त करें। पहले उन्हें किस चीज़ की जानकारी है, उसी चीज़ को लेते हुए हम नई चीज़ों की जानकारी दें, तो ये आता है ज्ञात से अज्ञात की ओर में। अर्थात क्या है? छात्रों को पहले वही जानकारी दी जाए जो उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित है, जिससे वे जानते हैं या जिससे वो ज्ञात है जो, उसके बाद उनको अज्ञात जानकारी को दिया जाए। जैसे भाषा शिक्षण में वर्णमाला की जानकारी कराते समय प्रत्येक वर्ण से संबंधित वस्तु की जानकारी कराएं, उसके पश्चात उसी वर्ण से संबंधित एक एक अधिक वस्तु की जानकारी कराई जाए। जैसे का से कमल, कलम, कटर, कबूतर, खा से खरगोश, खटमल इत्यादि। समझ में आ गई ना? पूरी की पूरी वर्णमाला करानी है उनको तैयार,
बच्चों को शुरू में आ से अनार ही पढ़ाया जाता है, ई नहीं बुलवाया जाता। बुलवाते हैं क्या? ई नहीं बुलवाते हैं। आ से अनार, आ से आम, क्योंकि क्या है वो उस वस्तु को देखकर ही समझेगा। अब वो आ से आम सीख गया तो आ से और भी चीज़ें बता सकते हैं, का से कलम सीख गया तो का से कमल भी बता सकते हैं, इस तरीके से। अगला है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, तो ये भी इसी में आपका आ जाएगा। इस सूत्र के अनुसार छात्रों ने जिन चीज़ों को पहले देखा है उनके बाद या उन चीज़ों को पहले दिखाकर जिन्हें वो जानते हैं, ठीक है, उसके पश्चात हम उन वस्तुओं को ज्ञान दें जिनको वो नहीं देख सकते हैं। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का सूत्र कहता है कि पहले बच्चों को हम वो चीज़ें बताएं जिनको वो देख सकते हैं, उसके बाद हम उन चीज़ों को बताएं जिनको हम नहीं दिखा सकते, जो क्या है, अमूर्त हैं, कल्पना कर सकते हैं, बस उनको दिखा नहीं सकते। तो इसका तात्पर्य क्या है कि पहले वर्तमान की बातें करनी चाहिए और उसके बाद हम भूत या भविष्य की बातें करें, जिससे क्या है, बच्चे वास्तविकता से उन चीज़ों में रुचि लेने लगेंगे। जैसे सामाजिक के विषय में ग्लोब मॉडल चार्ट मूर्त वस्तुओं का माध्यम है और इसके बाद संसार के विविध भागों की जानकारी देना। ठीक, अगला है पूर्ण से अंश की ओर। ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, गेस्टोल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है ये। तो यहाँ पर लिखा भी फर्स्ट लाइन में, ये सूत्र गेस्टोल्ट मनोविज्ञान का आधार है, की पॉइंट है, ये याद रखना। इस सूत्र में क्या करते हैं, छात्रों को किसी भी तथ्य या किसी विषय वस्तु की जानकारी देने से पहले उसको छोटे छोटे, सबसे पहले पूर्ण से अंश की ओर, तो देखो यहीं से जाओ, पूर्ण से अंश की ओर क्या करोगे, संपूर्ण ज्ञान करा दिया सबसे पहले, उसके बाद उसको छोटे छोटे पार्ट में बांटते हुए पढ़ाएंगे, तो वही कहलाता है पूर्ण से अंश की ओर। जैसे भूगोल में पहले भारत का मानचित्र दिखा दिया, उसके बाद एक एक राज्य के बारे में बता रहे हैं कि ये यूपी है, ये महाराष्ट्र है, ये मध्य प्रदेश है। अगर पहले यूपी महाराष्ट्र बताया तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र में क्या है, पहले पूरा का पूरा ज्ञान दो, फिर उसको तोड़ तोड़ के अंश की तरफ लेके जाइए, एक एक टुकड़े में। सेम कंप्यूटर का ज्ञान कराने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर के भागों का, यानी कि मॉनिटर, पहले कंप्यूटर दिखा दो, कंप्यूटर ऐसा है, अब उसके एक एक भाग, ये मॉनिटर है, ये माउस है, ये प्रिंटर है, कीबोर्ड है, इस तरीके से आप बाकी चीज़ें समझा सकते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल भी वही है आपका पूरा का पूरा, सूक्ष्म का मतलब है एक छोटा छोटा पार्ट। इस सूत्र में क्या है, इस सूत्र के अनुसार छात्रों को पहले स्थूल ज्ञान कराना चाहिए, यानी कि जिन चीज़ों को हम स्पर्श कर सकते हैं, जिनको छू सकते हैं, स्थूल जो चीज़ें, उसके बाद बहुत ही छोटी छोटी चीज़, सूक्ष्म का मतलब ही क्या होता है, बहुत छोटा, यानी कि सूक्ष्म, फिर इनका ध्यान कराना चाहिए। ठीक है, मूर्त से अमूर्त भी आपका इसी में आ जाएगा। ठीक है, जैसे गणित में क्या है, जोड़ घटाना सिखाने के लिए सबसे पहले गेंद, गोली, कंकड़ इत्यादि का प्रयोग करो, ठीक है, जिन्हें वो बच्चा छू सकता है। उसके बाद जैसे कंचे वगैरह का यूज़, कंकड़ का यूज़ कर सकते हैं आप। एक ले लिया, फिर एक ले लिया, दोनों को मिलाया, क्या बन गए, दो बन गए। दो ले लिए कंकड़, इसके बाद एक कंकड़ ले लिया, दोनों को जोड़ा, कितना बन गया, तीन बन गया। ये आपका क्या है, स्थूल हो गया ना, छू के बच्चा सीख पा रहा है वहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही भूगोल में नदी, पर्वत, समुद्र, झीलों, तालाब का ज्ञान कराने के लिए भ्रमण वगैरह, मॉडल वगैरह इनका प्रयोग करो। हिंदी में अक्षर ज्ञान के समय आ से अनार के समय उसका चित्र दिखाओ, बाद में चित्र हटा लो तो बच्चा अपने आप बताता है आ से अनार। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है आपका शिक्षण सूत्र, ये अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर शिक्षण सूत्र आपका क्या कहता है, इसको ध्यान रखना। ये सूत्र है कि इसके अनुसार प्रारंभ में छात्रों को किसी घटना, तथ्य का स्पष्ट या निश्चित ज्ञान नहीं होता है। अनुभव परिपक्वता के अभाव में कल्पना के कारण उनके मन में कुछ विचार बना लिए जाते हैं जो अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं। ठीक है, अनिश्चितता का मतलब क्या है कि अनिश्चित हैं कुछ चीज़ें, जो वो उनको क्लियर नहीं है, डाउट है उनके मन में, बस उन्होंने कुछ चीज़ देखी जिससे आप बोल सकते हो कि इससे ही बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ठीक है, आधा अधूरा ज्ञान, शॉर्ट में बोल दो आधा अधूरा ज्ञान, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको पता है पर टूटी फूटी पता है, यानी कि उसको सही ज्ञान नहीं है, कुछ गलत जानकारी है। तो अब क्या करोगे आप, उसी अनिश्चित विषय वस्तु को ही आप प्रारंभिक पॉइंट बनाइए, प्रथम बिंदु बनाइए और वहीं से उसको निश्चितता की तरफ ले जाइए। तो शिक्षक को बालक के इसी अनिश्चित ज्ञान को शिक्षण का प्रारंभिक बिंदु बनाते हुए उसका विस्तार बताते हुए धीरे धीरे उसे निश्चित यानी कि सही जानकारी प्रदान करनी है। जैसे किसी देश, प्रदेश, प्रमुख स्थल व वहाँ की विशिष्टताओं से संबंधित ज्ञान के स्पष्ट व अनिश्चित ज्ञान को शिक्षक वहाँ के मानचित्र, मॉडल इत्यादि से बच्चों को स्पष्ट कर सकता है। ठीक है, भारत की ही जानकारी, जैसे साउथ वगैरह की अगर
कुछ जानकारी अगर मैं देनी है कोई राजा महाराजा के बारे में या वहाँ के युद्ध वगैरह, तो बच्चों को टूटी फूटी जानकारी होती है, उन्हें कुछ सही से पता नहीं होता, न किलों के बारे में ये सब। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस एरिया का सबसे पहले जो उनकी जानकारी उसी को आधार बना लो और उसी पर धीरे धीरे एक निश्चित जानकारी को बिल्ड करते हुए जाइए। और बिल्ड आप कैसे करेंगे, आपके पास कई सारी चीज़ें हैं, जैसे मॉडल हो गया, चित्र हो गया, सामाजिक में हम मानचित्र का प्रयोग कर सकते हैं, तो वहाँ से बच्चा सीख जाएगा। नेक्स्ट है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो एक चीज़ ध्यान रखना, विशिष्टता में हमारे आते हैं उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल, और सामान्य में आ जाते हैं हमारे सूत्र या फिर नियम। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, इस सूत्र में उदाहरण से हम नियम की तरफ जाते हैं। इस सूत्र के अनुसार अध्यापक को छात्रों के सामने पहले किसी प्रकरण से जुड़े हुए उदाहरणों को, कई सारे एग्जाम्पल को प्रस्तुत करें और उसके बाद लास्ट में एक कंक्लूजन पर निकले, और वही कंक्लूजन क्या बन जाएगा, नियम या निष्कर्ष बन जाएगा। विज्ञान, गणित तथा व्याकरण शिक्षण में इस सूत्र का विशेष उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण को पढ़ाते समय सबसे पहले हम क्या करते हैं, संज्ञा पढ़ानी है, तो संज्ञा कई सारे एग्जाम्पल देते हैं, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, वृक्षों के नाम, मनुष्यों के नाम। तो यहाँ से फिर एक नियम पर आएँ कि अच्छा ये चीज़ें संज्ञा है। क्रिया सेम ऐसे ही। विशेषण पे आओ तो विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा की विशेषता बताने वाले, काला घोड़ा, सफ़ेद कुत्ता। यहाँ से समझ में आया कि काला सफ़ेद क्या है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल दिए और धीरे धीरे क्या नियम बन गया कि अच्छा जो संज्ञा की विशेषता बता रहे यही सारे क्या है हमारे विशेषण हैं। ठीक है, और मोस्टली जो विशेषण है आपको कहाँ देखने को मिल रहे हैं, ये नियम बता सकते हो, संज्ञा से पहले हुए। अधिकतर जो आपको विशेषण लगा हुआ मिलेगा वो संज्ञा से जस्ट पहले हुए लगा हुआ मिलता है। ठीक है, अगला क्या है आपका, संज्ञा विशेषण की जानकारी देते हुए इनकी परिभाषा वगैरह बाद में बताते हैं। सबसे पहले इनका बताते हैं कि अच्छा ये आपने देखा, ये अच्छा ये बात मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए रहेगी और आपके लिए ना एक अच्छी भी चीज़ है, इफेक्ट डालती है। जब आप पढ़ाने जाते हो ना, सबसे पहले आप इन्हीं चीज़ों से स्टार्ट करो कि बच्चों आपने ये चीज़ें देखी हैं, आप वृक्षों के बारे में जानते हैं, कौन कौन से वृक्ष होते हैं, नदियों के नाम जानते हैं, फिर आप धीरे धीरे आइए कि अच्छा ये चीज़ संज्ञा होती। आपने स्टार्टिंग में बता दिया कि बेटा आज हम संज्ञा पढ़ाने जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, इफेक्टिव नहीं रहता। ठीक है, अगला क्या रहेगा आपका, गणित में पहले उदाहरण प्रस्तुत करके फिर बाद में सूत्र का प्रयोग करना सिखाना। ऐसे ही नोट पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है कि ध्यान रखना, उदाहरण सदैव विशिष्ट होते हैं और नियम सदैव सामान्य होते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर जो शिक्षण सूत्र है ये आगमन विधि पर आधारित है। इस चीज़ को ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे पलट के भी पूछा जाएगा कि सामान्य से विशिष्ट की ओर अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ पर कौन सा शिक्षण सूत्र लगता है, वहाँ पर कौन सी विधि लगती है। तो अगर हम सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर निगमन विधि लगती है। कौन सी विधि लगती है, निगमन विधि। अगला है आपका विश्लेषण से संश्लेषण की ओर शिक्षण सूत्र। तो विश्लेषण से संश्लेषण में क्या होता है कि किसी समस्या को ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करना कि जिसको जोड़ने पर समस्या का हल तैयार हो जाए, विश्लेषण कहलाता है। और खंडों में प्राप्त ज्ञान को जोड़कर समझना संश्लेषण कहलाता है। विश्लेषण में सबसे पहले संपूर्ण विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है और फिर उसके भागों का। समझ में आ गई। संश्लेषण पे जाएंगे, क्या करेंगे, उसके टुकड़े कर करके, खंड कर करके पढ़ेंगे। एग्जाम्पल से समझो, छात्रों को उत्तर प्रदेश के ज़िलों की जानकारी देनी है तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के ज़िलों की स्थिति, उनकी विशेषता की जानकारी कराएंगे और इसके पश्चात हम अंत में सभी को सम्मिलित करते हुए एक उत्तर प्रदेश की जानकारी दे देंगे। समझ में आ गई बात। विश्लेषण से संश्लेषण में क्या करते हैं, सबसे पहले उसके टुकड़े करते हुए सारी जानकारी दे दी, फिर उसके खंडों को जोड़ दिया और वही से कहलाएगा संश्लेषण। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्लेषण संश्लेषण क्लियर हो गया आपका। अगला है आपका मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर। तो इसके अनुसार क्या है, बालक की शिक्षा को उनकी रुचियों और योग्यताओं आदि को ध्यान में रखकर प्रदान करना चाहिए। जैसे जैसे इनका विकास होता है वैसे वैसे हमें उसको तर्क की ओर ले जाते रहेंगे। ठीक है, अर्थात क्रमबद्धता की ओर ले जाते रहेंगे। जैसे इतिहास में युगकालीन स्थापत्य कला की जानकारी देनी है तो मनोवैज्ञानिक विधि के अनुसार छात्रों को सबसे पहले स्थापत्य कला की दृष्टि से कुछ इम्पॉर्टेंट स्थल जो रहेंगे उनके चित्र दिखाइए।
ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जिससे क्या हो, पाठ में उनकी रुचि आ जाए और बाद में आप तर्क या तार्किक ढंग से उसकी विशेषताओं की बात करते रहेंगे। मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर समझ में आ गया कि पहले उसके मन में उसके लिए रुचि उत्पन्न करो, कल्पना जागृत करो कि हमने एक स्थापत्य कला के चित्र दिखा दिए, 5-6 किलो की डिज़ाइन दिखा दी, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि अच्छा यहाँ पर ये थी, ये विशेषता थी, इनमें ये अंतर है, तो वहाँ पर क्या है वो तार्किक ढंग से हो जाएगी। अगला है आपका अनुभव से युक्ति की ओर। तो इसमें क्या है, प्रारंभिक ज्ञान में बालक अनुभव व निरीक्षण से चीज़ों को या ज्ञान को प्राप्त करते हैं, परंतु वह जो ज्ञान है वो तर्क पर आधारित नहीं होता। बस उस चीज़ को देखा और सीख लिया, अनुकरण करके सीख लिया, उसमें तर्क नहीं होता है। तो बालक को ज्ञान तो होता है पर वह उस ज्ञान को तर्क का प्रयोग करके कभी सिद्ध नहीं कर सकता। तो शिक्षक को क्या करना है कि शिक्षण कार्य को करते समय इसी क्रम में आगे बढ़ाकर उस ज्ञान को युक्ति संगत बनाना है, क्या, ताकि छात्र क्या है कि ऐसा है तो क्यों है, इसका आंसर भी उसके पास तैयार होना चाहिए। क्योंकि पहले उसको उन चीज़ों का ज्ञान तो है पर तर्क रूप में, यानी कि तर्क संगत ज्ञान नहीं, वो तर्क नहीं दे पाएगा उसका। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। बाकी की जो आपकी यूनिट रहेंगी शिक्षण प्रविधियाँ वगैरह, उनको हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 2 पार्ट में मैं कराऊंगी। आपके जो 50 नंबर वाले सब्जेक्ट हैं उनकी आपकी जो रैपिड फायर सीरीज़ रहेगी वो 2-2 पार्ट में कराएंगे। पॉसिबल नहीं है इतनी लंबी क्लास मेरे लिए भी रिकॉर्ड करना एक साथ, ध्यान रखिए इस चीज़ को। चलिए इतना ही रखते हैं आज, फिर मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए क्लास को। क्लास अच्छी लगती है, कैसी लगती है एक बार बता ज़रूर दिया करिए। चलिए मिलेंगे फिर आपकी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।